हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th की फिजिक्स का 3rd चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 3rd चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका क्या यूनिट होता है, यही सब जानेंगे और इस पर कुछ 2-4 क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसमें आज हम पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं विद्युत धारा या वैद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होता है, आप लोग 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि करंट क्या होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। किसी चालक में प्रति एकांक समय में या एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या प्रति एकांक समय में किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप सिंपली। और आवेश के प्रवाह के दर को आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। The rate of flow of charge is called the rate of flow of charge is called electric current। तो ये हो गया विद्युत धारा। ठीक है, अब विद्युत धारा, अब हम मान लेते हैं कि यदि किसी चालक से t सेकंड में q आवेश पास कर रहा है तो इसे प्रवाहित धारा क्या होगा। यदि मान लेते कि किसी चालक से t सेकंड में q आवेश पास कर रहा है या पास करता हो, तो इससे प्रवाहित धारा क्या होगा, तो विद्युत धारा हो जाएगा। प्रवाहित कुल आवेश बटे में लगा समय, प्रवाहित कुल आवेश अपॉन लगा समय। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, अब धारा को डिनोट किससे करते हैं हम, आई से। इसे किससे सूचित किया जाता है, आई से। ठीक है, तो यदि किसी चालक से t सेकंड में q आवेश प्रवाहित होती है तो उसे पास करती है, तो उससे कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो विद्युत धारा क्या, देखो यदि किसी चालक से t सेकंड में q आवेश पास कर रहा है तो उससे प्रवाहित होने वाला धारा कितना होगा, तो इसे डिनोट करते हैं हम आई से। तो आई बराबर कितना होगा, चार्ज पास कितना कर रहा है, q, टाइम कितना लग रहा है, t, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, q/t। आई बराबर q/t। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो कूलम पर
सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को एम्पियर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एम्पियर। एम्पियर भी कहा जाता है। इसको ऐसे लिख देते हैं, एम्पियर। इसको कैपिटल एस दिखाते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर होता है। ठीक है, तो इसका ये मात्रक हो गया। अब इसकी दिशा के बारे में जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और रहता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करें तो 1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर को कैसे हम डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर को परिभाषित करें तो 1 एम्पियर को सिंपल से देखो, अगर किसी यहाँ पे 1 एम्पियर कब होगा? जब ये आवेश का मान 1 कूलम हो जाए और टाइम 1 सेकेंड हो जाए तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। तो यानी कि यदि Q बराबर 1 कूलम और टाइम जो हो जाएगा 1 सेकेंड, तब क्या होगा? तब आई बराबर कितना होगा? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल कि यदि किसी चालक से t सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में, यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है तो उससे यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें जो प्रवाहित धारा होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर होता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो चालक में धारा 1 एम्पियर, तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहा जाता है। कितना कहा जाता है? 1 एम्पियर कहा जाता है। क्या यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम का आवेश प्रवाह होता है तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 एम्पियर। अच्छा, अब उसके बाद इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं कि धारा की जो दिशा होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो धारा की दिशा धनात्मक आवेश की दिशा में होती है और ऋणात्मक दिशा के मतलब नेगेटिव चार्ज के विपरीत दिशा और पॉजिटिव चार्ज के दिशा में इलेक्ट्रिक करंट की दिशा होती है। ठीक है, उसके बाद 1-2 चीज़ और इसमें जानते हैं। तो ये था इसका पूरा इंट्रोडक्शन कि धारा क्या होता है। आवेश के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। धारा बराबर क्या होता है? आई बराबर Q/T। कि इसका मात्रक क्या होता है? कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होता है तब उससे प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब दिशा की बात करते हैं। धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसका जो डायरेक्शन अगर हम देखें तो क्या होगा? देखो, अगर मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ये क्या है? कोई कंडक्टर है और इसको हमने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जब बैटरी से हम कनेक्ट करते तो ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस। और जानते हैं आप लोग कि प्लस से माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव कहाँ से कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ सेटअप होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस से फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। और यहाँ पे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करने लगता है, ये प्लस की तरफ इधर इलेक्ट्रॉन चलने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो करंट जो चलता है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? जो करंट होता है वो यहाँ से फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर और करंट की दिशा उधर। तो फ्रॉम जो विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है, यहाँ हम लिख रहे हैं विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव चार्ज के दिशा में या इलेक्ट्रॉन के गति के
विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा होती है, या इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा होती है दिशा में, ठीक है। या आप इसे भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर आरोपित इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में। तो करंट की दिशा किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करे उधर ही करंट की डायरेक्शन होती है, और नेगेटिव चार्ज के यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में और धनात्मक आवेश के दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे धारा जो है वो कौन सी राशि होती है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। क्या होती है विद्युत धारा? एक अदिश राशि, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। अब बोलोगे इसमें डायरेक्शन भी है, तब भी एक क्या स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है, फिर भी ये क्या स्केलर क्वांटिटी। चूँकि वेक्टर सदिश किसे कहते हैं? सदिश कहते हैं कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो और इन दोनों के साथ साथ वो सदिश योग के नियम का पालन करे, तभी उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परिमाण और दिशा तो है, परंतु ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, अदिश राशि। यहाँ पे देखो, जैसे मान लेते इधर से 8 एम्पियर का करंट गया, इधर से 6 एम्पियर का करंट गया, तो इधर कितना जाएगा? तो 8 + 6 मिलकर के 14 एम्पियर का जाएगा। 8 + 6 मिलकर के 14 एम्पियर का करंट जाएगा। यानी कि ये अपने एंगल पे डिपेंड नहीं करता, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। जैसे अगर मान लो ये अगर एक वेक्टर क्वांटिटी ए है और एक वेक्टर क्वांटिटी बी है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है नेट, वो कितना होता है? R = a² + b² + 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ये होता है वेक्टर में। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो अगर ये 8 एम्पियर का करंट इधर से जा रहा है, 6 एम्पियर का करंट इधर से जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा? 8 + 6 14। अगर ये वेक्टर होता ना, अगर ये वेक्टर होता तो 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर प्लस इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कितना हो जाता? ये 10 हो जाता, क्योंकि 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर cos 90 0 हो जाता है, 2ab cos थीटा होता है फॉर्मूला। तो cos 90 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 10 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जितना करंट इधर से दे रहे हो उतना ही तो निकल रहा है, तो 8 + 6 14 हो जा रहा है। सिंपल हम एल्जेब्रिक सम की तरह इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये इसीलिए ये कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखना है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, तब भी अदिश राशि होती है, क्योंकि यह त्रिभुज या सदिश योग के नियम का पालन, सदिश योग के नियम यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो याद रखना है कि धारा को अदिश राशि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसमें डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए उसे अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो अगर हमने इधर से 2 एम्पियर का करंट भेजा, ये एंगल है 60 डिग्री, और इधर से हमने 5 एम्पियर का करंट भेजा, ठीक है, तो इधर कितना जाएगा? 7 एम्पियर का जाएगा। एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखना है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वैसे ऐसे इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं, लेकिन टेंसर हम लोग में पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे मेनली जो करंट होता है ना, वो एक टेंसर क्वांटिटी होता है। जैसे प्रेशर होता है ना, दाब, वो भी एक टेंसर क्वांटिटी होती है। तो वैसे ये भी करंट ये भी एक टेंसर क्वांटिटी होती है। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि जो धारा है वो एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ करंट जानेंगे, कितने टाइप्स के करंट होते हैं। अच्छा देखो, एक दो इसके फॉर्मूला से हमें एक क्वेश्चन है। पहले धारा का फॉर्मूला क्या होता है? धारा को I से डिनोट करते हैं। I बराबर क्या होता है? Q/T। I बराबर Q/T, यही होता है। अच्छा, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें मैंने पढ़ाया था आवेश का क्वांटीकरण,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। किसी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। यानी कि किसी भी बॉडी पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणनफल के बराबर होता है। तो वहाँ से आवेश के क्वांटीकरण से फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। Q बराबर NE, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E को बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक से, यहाँ से फॉर्मूला बनाना चाहो तो बन जाएगा ना। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, I इज इक्वल टू Q/T, और Q बराबर क्या होता है, NE। तो यहाँ से I इज इक्वल टू NE/T भी हम ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड चालक से पास करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, या कितने इलेक्ट्रॉन पास करता है ये भी बोल सकते हो, ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में पास कर रहा है तो प्रति सेकंड उसे कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा उसे हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो देखो हमें पता है टाइम दिया हुआ 1 सेकेंड, टाइम कितना है 1 सेकेंड, और करंट कितना दिया, I का मान दे दिया 1 एम्पियर, I का मान 1 एम्पियर। हमें निकालना है N की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं कि Q बराबर फॉर्मूला देखो I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, I बराबर Q/T, Q बराबर क्या होता है, NE/T, NE/T। तो I बराबर NE/T है, तो यहाँ से हम N की वैल्यू निकालना चाहें तो देखो I इज इक्वल टू NE/T। तो यहाँ से N निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, IT, N इज इक्वल टू क्या होगा, IT/E। I की वैल्यू कितनी है 1, T की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे लिखा हुआ है 19, माइनस का 19। इसको सॉल्व करो, 1/1.6 है ना, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 10/16, और 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस का 19। हम क्या करते हैं 1 जीरो यहाँ पे ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 100/16 इंटू यहाँ से एक हमने 1 जीरो यहाँ पे ले लिया तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 18। तो इसको डिवाइड कर दो, 16 6 जा 96, 4 बचा, 4 पर 40, 16 2 जा 32, कितना बचा 8 बचा, 8 पर 0 80, 16 5 जा 86.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब इसको याद कैसे रखना है, यहाँ पे नोट में लिख देते हैं कि यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास करेगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकेंड, तो उस चालक से प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पास करता है।
तो ये बात याद रखनी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी कभी कभी आ जाता है कि एक सेकंड में यदि 1 एम्पियर की धारा किसी चालक से पास करती तो उससे पास करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो याद रख सकते हो आप 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड पास करता है यदि उससे 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देते इसमें, देखो। फिर उसके बाद हम टाइप्स जानते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन और है कि यदि 2 सेकंड में 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, यदि 2 सेकंड में 10⁻20 इलेक्ट्रॉन किसी चालक से पास कर रहा हो तो चालक से पास करने वाली धारा का मान बताएं। तो उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें, धारा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 2 सेकंड में 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन पास करता है किसी चालक से तो उससे पास करने वाली धारा, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n की वैल्यू कितनी है 10⁻20, टाइम कितना है, टाइम है 2 सेकेंड। ठीक है, हमें निकालना I, तो I = फॉर्मूला क्या होता है, I = होता है Q/T, I = Q/T। Q का मान कितना है, Q का मान होता है NE, Q बराबर क्या होता है NE, चूँकि N दिया हुआ है N के टर्म में T। तो N की वैल्यू कितनी है, देखो N की वैल्यू है 10⁻20, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 T कितना है 2। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ से हम पॉइंट हटा देते हैं, कितना आ जाएगा 0, 10 बचेगा। तो यहाँ पे 10 की पावर 20 में से 10 की पावर 19 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। तो ऊपर में बचा 16 × 10 डिवाइडेड बाय 2 × 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो कितना बचा 4 और 2 8 जा 16, तो कितना बचा 8 एम्पियर। तो यही हो गया इसका आंसर कि यदि 2 सेकंड में 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन पास करता है किसी चालक से तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, उससे प्रवाहित होने वाली धारा 8 एम्पियर होगी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देना कि यदि R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक आवेश Q आवेश एक नियत वेग v से चल रहा है तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा, इससे उत्पन्न होने वाली धारा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है कि यदि R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर Q आवेश एक नियत v वेग से चल रहा है तो इससे उत्पन्न होने वाली धारा का मान कहते हैं। अब आवेश अगर चलता है तो आवेश के चलने से, आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो आवेश अगर चल रहा है एक नियत वेग से तो वहाँ पे करंट तो प्रोड्यूस होगा, तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो एक ये सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पे इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस r है और सर्कुलर पाथ पर एक आवेश है q, ये v वेलोसिटी से इस पर क्या है मोशन कर रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है करंट। तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, I इज क्या होता है Q/T। अब देखो यहाँ पे जो टाइम होगा ना,
वो जो टाइम लिया जाएगा वो टाइम होगा टाइम पीरियड के बराबर। किसके बराबर? टाइम पीरियड के बराबर। चूँकि ये चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ पूरा एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगेगा? करंट किसी बंद परिपथ में ही फ्लो करता है। अब ये चार्ज मान लो यहाँ से प्रति सेकंड अगर हम किसी एक टाइम पे निकाल रहे हैं, तो अगर ये चार्ज यहाँ से निकला तो यहाँ से यहाँ आने में इसको टोटल कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड के बराबर होता है। चूँकि एक चक्कर, टाइम पीरियड क्या होता है? आवर्तकाल होता है। किसी पार्टिकल द्वारा कंप्लीट एक चक्कर पूरा करने में, मतलब किसी पार्टिकल द्वारा जो एक चक्कर लगाने में समय लगता है, पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं आवर्तकाल। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। तो एक चक्कर पूरा घूमने में कितना टाइम लगता है? तो अब देखो वो निकालने के लिए टाइम हमें पता करना है, ये टाइम पीरियड कितना होगा। क्योंकि टाइम दिया नहीं है तो टाइम पीरियड निकालने के लिए देखो टाइम बराबर क्या होता है। क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, ये पता है ना, वेलोसिटी बराबर क्या होता है या स्पीड बराबर क्या होता है? अरे ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें ये टाइम चाहिए तो टाइम को इधर भेज दो। तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब दूरी बटे वेग या चाल। तो दूरी कितना है? ये एक चक्कर घूमने में कितना दूरी तय करता है? एक चक्कर घूमने में ये अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। जो एक चक्कर घूमने में कितना दूरी? 2πr, परिधि के बराबर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2πr। अब स्पीड किस स्पीड से चल रहा है? v वेलोसिटी से, तो v। तो टाइम हो गया 2πr/v। तो यहाँ पे रख दो। तो I बराबर Q बाई टी की जगह 2πr/v। v ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला QB/2πr। तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब जानते हैं धारा के टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ करंट कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ करंट, ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? ये धारा के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन? विद्युत धारा। एक औसत धारा, इसको क्या बोलते हैं? एवरेज करंट। आई एवरेज, इसको ऐसे बोलते हैं आई एवरेज। और औसत धारा जो होता है, अब मान लो यहाँ से मतलब एक किसी कंडक्टर में 2 सेकंड से 4 सेकंड तक अगर पूछेगा कि 0 से लेकर के 10 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हुई है, तो अब उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? कितना चार्ज फ्लो किया और कितना टाइम में फ्लो किया, वही है औसत धारा। तो आई एवरेज को दिखाते हैं डेल्टा Q बाय डेल्टा टी। टोटल कितना चार्ज फ्लो किया और टोटल कितना टाइम लगा। ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा बोलते हैं तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है ना, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक छोटे से इंटरवल में, ये इसके लिए बड़ा समय अंतराल हो गया। यहाँ पे छोटे से इंटरवल के लिए कह रहे हैं कि किसी एक खास टाइम पे कितना करंट फ्लो किया। जैसे मान लो कि अगर बोलेगा कि किसी एक कंडक्टर, अच्छा भी पहले हम बता रहे हैं, तो किसी एक खास टाइम पे एक छोटे से टाइम इंटरवल में कितना टाइम करंट फ्लो करता है, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो आई इंस्टेंटेनियस होता है ना, इसको हम ऐसे दिखाते हैं आई इंस्टेंटेनियस को। यहाँ पे जो चार्ज होगा, चार्ज भी बहुत कम फ्लो करेगा और टाइम भी छोटे टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, मतलब एक किसी खास टाइम में। तो यहाँ पे जो होता है ना डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि यहाँ पे डेल्टा क्यूब है डेल्टा टी और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो इसको ओवरऑल ऐसे लिखा जाता है डी क्यूब है डी क्यूब है डी टी। तो आई इंस्टेंटेनियस को क्या बोलते हैं? डी क्यूब है डी टी।
क्योंकि छोटे से टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है एक खास टाइम पे, जैसे मान लो कि बोला जाए कि 0.2 सेकंड में कितना आवेश फ्लो किया किसी कंडक्टर से, 0.3 सेकंड पर कितना पास किया, 0.5 सेकंड पर कितना पास किया। अब रहेगा कि 2 से 3 सेकंड के बीच में कितना हो, तो वो उसका औसत धारा हो जाता है। और जब बोलेगा कि वही 2.5 सेकंड पे कितनी धारा पास की उससे चालक से, तो वो हो जाएगा उसका इंस्टेंटेनियस। तो ये होता है किसी खास टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर धारा पूछे तो वो तात्क्षणिक धारा होता है, और पूरे इंटरवल में अगर पूछे तो वो क्या होता है, औसत धारा होता है। ठीक है, अब एक दो इसमें क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि Q बराबर, मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कि यदि Q बराबर दे दिया है 3t² + 2t + 2 हो, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। तो यदि Q बराबर 3t² + 2t + 2 हो, तो एक नंबर में तो t बराबर 1 यानी 1 सेकेंड से t बराबर 2 सेकेंड में, इसको ऐसे लिखा जाता है 1 से 2 सेकेंड में प्रवाहित धारा ज्ञात करें। यदि Q बराबर 3t² + 2t + 2 हो, तो आवेश दे दिया इतना, कह रहा है कि t बराबर 1 सेकेंड से, अरे हाँ, कह रहा है कि यदि Q बराबर 3t² + 2t + 2 हो, तो t बराबर 1 सेकेंड, या मान लो कि 2 से t बराबर 4 सेकेंड में औसत धारा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में, t बराबर 2 सेकेंड पर धारा ज्ञात करें। तो ये दो क्वेश्चन है। तो चलो देखो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में तो आवेश दिया हुआ Q बराबर 3t² + 2t + 2, ठीक है। आप कह रहे हैं कि t बराबर 2 सेकंड से 4 सेकंड में औसत धारा, यानी कि कोई कंडक्टर है उसमें ये चार्ज फ्लो कर रहा है। आप कह रहे हैं कि 2 से 4 सेकंड में वो कितना करंट फ्लो किया, 2 से 4 सेकंड में कितना धारा प्रवाहित हुआ, वो हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए औसत धारा निकालना पड़ेगा। तो औसत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई एवरेज बराबर क्या होता है, ΔQ/ΔT। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला इसको लिख देते हैं, ΔQ को लिखते हैं Q फाइनल माइनस Q इनिशियल अपॉन T2, मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल, इसे भी लिख सकते हो, या T2 - T1 भी लिख सकते हो। तो अब देखो आई एवरेज बराबर क्या होगा, ΔQ है ΔT। तो पहले हम 2 सेकंड पे निकालते, फिर 4 सेकंड पे भी निकाल लेते हैं। तो Q एट 4 सेकंड, तो देखो क्या है, Q एट 4 सेकंड। तो Q का मान दिया कितना है, 3t² + 2t + 1, तो 4 सेकंड पे निकालना है। तो 3 × 4² + 2 × 4 + 2 कितना हो जाएगा, 4 4 = 16, 3 × 48 + 2 4 = 8 + 2, तो कितना हो जाएगा 48 10 58 58 हो जाएगा। इतना हो गया। Q एट 2 सेकेंड, T बराबर 2 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड पे हमने निकाला, अब 2 सेकेंड पे निकाल लेते। तो 2 सेकेंड पे कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 3 12 + 4 + 2, तो 12 4 16 2 18, तो 58 हो गया। यहाँ पे 18 हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज बराबर Q फाइनल माइनस Q इनिशियल अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है, T2 - T1, तो कितना हो जाएगा, Q फाइनल कितना है 58, Q इनिशियल कितना है 18, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 4 - 2, तो ये कितना हो जाएगा, 58 में से 18 जाएगा तो 40 अपॉन 2 = 20 एम्पियर। तो ये हो गया इसका औसत धारा। ठीक है, देखो कह रहा है कि Q = इतना, ये जो धारा है ना, ये जो आवेश है किसी चालक से पास करे, तो कह रहा है 2 से 4 सेकंड के बीच में कितना पास किया। तो हमें पहले 4 सेकंड पे निकाल लेते, फिर 2 सेकंड पे निकाल लेते। अब जो आवेश है वो निकालना है। तो आवेश को क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को घटा देना है। तो टोटल आवेश कितना पास किया, अब कितना टाइम लगा, तो 4 में से 2 सेकंड लगा ना। तो उस टोटल आवेश कितना पास किया और कितना टाइम लगा, उससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, औसत धारा। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है टी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए चलो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का आई इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो आई इंस्टेंटेनियस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बराबर डी टी। तो डी बाय डी टी, अब क्यू का मान कितना है देखो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब यहाँ पे हम एक दो फार्मूला यहाँ पे यूज होगा डिफरेंशिएशन में, वो वाला यहाँ पे लिख दे रहा। तो चलो उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, दूसरा क्वेश्चन है ना, आई इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला डी क्यू बाई डी टी, और डी अपॉन डी टी, क्यू का मान कितना है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब एक चीज़ देखो, पहले यहाँ पर हम फार्मूला लिख रहे हैं। डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, अगर रहेगा डी बाई डी एक्स, अब यहाँ पे रहेगा मान लो x की पावर n, इसका फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, ये n आगे जाता है और इसमें से एक कम हो जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n आगे, जैसे मान लो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 5 आगे जाएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा। तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 5x की पावर 4। अगर रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का मतलब नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। देखो कैसे हम 1 को आगे लिखेंगे, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। तो देखो x की पावर n का होता है n आगे जाता है और उसमें से एक घट जाता है, तो यहाँ पे 1 आगे जाएगा और इस एक में से एक घटेगा। तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी भी संख्या पावर 0 होता है, किसी भी संख्या पे पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, यानी कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1। अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स और यहाँ पे x के जगह पे कुछ भी रहेगा, अगर x का फंक्शन ना रहे, मान लो यहाँ पे a b c d y कुछ भी रहे, यहाँ पे y 2 3 4 कुछ भी रहे, तब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। डी बाई डी एक्स ऑफ a लिखा रहेगा तभी कितना होगा 0, ठीक है। तो x का फंक्शन छोड़ करके अगर कोई भी रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। तो अब देखो यहाँ पे डी बाई डी टी 3t स्क्वायर है, तो 3 का तो कुछ भी नहीं होगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा t स्क्वायर है ना, तो 2 आगे आएगा और उसमें से एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा 2t और t की पावर 2 में से एक घटेगा तो एक ही बचेगा ना। तो 3 इंटू 2t प्लस 2, और t का कितना होता है, जैसे x का 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो वैसे dt के कंपेयर में करना है। इसको देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको ऐसे ब्रेक किया जाता है, डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस फिर से डी बाई डी टी ऑफ 2t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो फिर इस फार्मूला पे लगाओ x की पावर n का, तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर का कितना होगा 2t प्लस एक घटाएंगे तो एक लिखा नहीं जाता है। अब देखो 2 कांस्टेंट है तो इसका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन t का कितना होगा 1, क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे dx के रिस्पेक्ट में x का 1 होता है। जैसे यहाँ पे रहेगा ना, अगर 5 भी रहता तो 5 आगे कर देते, कांस्टेंट है तो 5 को आगे निकाल देते तो कितना हो जाता 5 बचता। तो यहाँ पे देखो 2 बचा, अब प्लस ये कांस्टेंट, चूँकि यहाँ पे t है तो यहाँ पे t वाला टर्म होना चाहिए तब उसका डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज वो 0 हो जाता है। कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, तो कितना हो गया 3 2 6t प्लस 2। अब हमें कितना पे निकालना है, ये तो हो गया आई इंस्टेंटेनियस, लेकिन निकालना कितना पे है निकालना है t बराबर 2 सेकेंड पे। तो यहाँ पे टाइम t की जगह 2 रख दो तो 6 2 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, 12 2 14, 14 एम्पियर करंट हो गया, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट था, ये औसत करंट था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं। तो एक क्वेश्चन है, देखो यदि एक तार में प्रवाहित धारा समीकरण आई इज इक्वल टू, देखो आई इज इक्वल टू कितना 2t प्लस 1 के अनुसार समय पर निर्भर करती है, धारा का समीकरण है। कह रहे तब निकालना क्या है, तब 0 से 2 सेकंड में तार से प्रवाहित होने वाले आवेश का मान ज्ञात करें, फिर कह रहे 2 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। इसमें इस बार हमें आवेश निकालना है, पिछली बार हमें आवेश दिया हुआ था, धारा निकालना था, यहाँ पर हमें आवेश निकालना है, धारा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। अगर सिंपली धारा रहता ना
अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, तो डी क्यूब मतलब आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी से निकाल सकते थे, क्यू इक्वल टू आई टी करके। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये टाइम पे डिपेंड करे तो यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन सबका थोड़ा सा खेल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो गिवन क्या है, आई बराबर दे दिया है 2t+1, हमें क्या निकालना है आवेश, क्या निकालना है आवेश, ठीक है। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, हमें चाहिए आवेश। तो देखो डी क्यू यहाँ से निकालेंगे तो डी क्यू बराबर क्या होगा आई डी टी, डी क्यू बराबर क्या होगा आई डी टी। हमें डी क्यू से क्यू चाहिए, डी क्यू से क्यू चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होता है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। पिछली बार मैंने डिफ्रेंशिएशन बताया था, इस बार इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होगा। देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर मान लो x की पावर n dx है ना, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन वहाँ पे था, डिफ्रेंशिएशन में n आगे जाता तो उसमें से एक घट जाता, तो यहाँ पे क्या होगा डिफ्रेंशिएशन x के पावर n+1/n+1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो यहाँ पे रहेगा x की पावर 2 dx, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 आगे आएगा, मतलब यहाँ पे 2 आगे नहीं, मतलब x की पावर में 2 है ना, तो 2 में 1 जोड़ दो, 2+1 और उतने से डिवाइड कर दो 2+1 से, तो कितना हो जाएगा x की पावर 3/3। जैसे मान लो हमें निकालना है x dx का, किसका x dx का, यहाँ पे अगर मान लो 2 भी लगा हुआ है तो 2 का कुछ भी नहीं, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर देते, ठीक है। अब x dx का करना है तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x², चूँकि x की पावर में 1 है तो इसको हम लिखेंगे ना x की पावर 1+1/1+1, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x की पावर 1+1 कितना हो जाएगा x की पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x² बचेगा। अगर 2 नहीं रहता तो x²/2 होता। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। अगर रहता मान लो यहाँ पे 1 × dx, क्या है 1 × dx, मतलब खाली मान लो dx है, मान लो क्या लिखा हुआ है dx का, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या रहता है 1 रहता है, ठीक है। तो 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, किसी भी संख्या पावर 0 1 होता है, x की पावर 0 × dx। तो देखो अब x की पावर 0 का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे x की पावर n का होता है n+1/n+1, तो यहाँ पे होगा x की पावर 0+1/0+1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 1, यानी कि याद क्या रखना है कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है x होता है, तो वैसे dt का इंटीग्रेशन अगर होगा तो क्या होगा t होगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t। अगर रहेगा कि dq रहेगा तो dq का इंटीग्रेशन क्या होगा q, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, डी क्यू बराबर आई डी टी, हमें क्या चाहिए आवेश क्यू चाहिए, तो क्यू के लिए क्या करेंगे डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई डी टी, डी क्यू का देखो जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा क्यू। हमें इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ, आई का मान दे दिया 2t+1, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2t+1 आई की जगह, यहाँ पर क्या है डी टी। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना, करें 0 से 2 सेकेंड तक था तो 0 से 2 कर देना बस। फिर अब देखो यहाँ पे q बराबर इंटीग्रेशन करना, अब देखो फिर से 2t, इसको अगर हम dt से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा 0 से 2 2t dt हो जाएगा, 2t dt प्लस फिर से इसको इससे कर दो तो 0 से 2, यहाँ पे 1 × dt। तो x देखो अब 2 का कुछ भी नहीं, t dt, जैसे x dx था ना, तो x dx का कितना होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2, ठीक है। और लिमिट लगा हुआ है तो लिमिट भी लगा देना है, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 2 प्लस यहाँ पे 1 है, क्या है 1 है, 1 का मतलब फिर यही वाला 1 dx या dx है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो 0 से 2। अच्छा अब क्या है देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, t² बचा ना, t² 0 से 2 प्लस यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है, अपर लिमिट 2 है माइनस लोअर लिमिट 0, तो यहाँ भी होगा अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अब प्लस इधर कितना बचा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 + 2 बराबर कितना हो गया 6 कूलम, ये हो गया आंसर। समझे कि नहीं, वहाँ पे करंट दिया हुआ था, वहाँ से हमें आवेश निकालना था 0 से 2 सेकंड में, तो हमने क्या किया, हमें पता है फॉर्मूला, चूँकि यहाँ पे करंट जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, किस पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से अलग फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला कुछ खेलना होता, तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता, तो यहाँ से डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, डी टी को इधर भेज दिया आई डी टी। हमें पता है कि डी क्यू से क्यू कब बनता है, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया तो अब आई की जगह कितना है 2t+1, तो 2t+1 कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है 0 से 2 सेकंड में निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे 0 से 2 कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद डी टी को मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 dt, अब t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे x dx का होता है x²/2, तो t dt का क्या हो जाएगा t²/2, चूँकि t के पावर में यहाँ पे क्या है नहीं कुछ है तो 1 है, t+1+1, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देना है। फिर 1 का क्या होता है, मतलब dt बचा यहाँ पे, तो dt का क्या होता है t, तो बस फिर उसके बाद ये लिमिट लगा देना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा इसी में कह रहा है, पहला तो ये हो गया, दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो आवेश कितना हो गया q बराबर निकल ही गया 6 कूलम, और टाइम कितना दिया 2 सेकेंड में, टाइम कितना दिया 2 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल, हमें n निकालना है, हमें पता है q बराबर क्या होता है
Q बराबर एन ई, टाइम से कोई मतलब ही नहीं है, Q बराबर एन ई, तो N बराबर क्या होगा Q बाई ई। तो Q का मान कितना है 6, E कितना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻ पॉइंट हटा दो तो कितना हो जाएगा 60/60 इंटू 10⁻90। तो इसको डिवाइड कर देना 16 3 जा 48, तो 3 12 बचा, 16 7 जा 112, 8 बचा, 16 5 जा, तो 3.75 इंटू 10⁻90 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा आज करंट के इंट्रोडक्शन क्लास। करंट के इंट्रोडक्शन क्लास में क्या क्या हमने पढ़ा, करंट क्या होता है, ठीक है, करंट कितने टाइप्स के होते हैं, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का मात्रक क्या होता है, और करंट कौन सी राशि होती है, तो ये आज हमने पढ़ा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।